गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने बताया था तुम्हें कि एमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं। एक बार रिपीट कर रही हूँ कि एमॉर्फस सॉलिड्स वो जिनमें प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता है, कोई भी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है, उन्हें हम कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जिनमें क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है। किसका? जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे जिनसे मिलके सब्सटेंस बना हुआ है, उनका अगर रेगुलर अरेंजमेंट है तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड। रेगुलर अरेंजमेंट जिनमें होगा वो कौन होंगे? हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड। और इररेगुलर अरेंजमेंट तो वो कौन होगा? एमॉर्फस सॉलिड। अब जैसे बेटा जिनके भी क्रिस्टल होते हैं ना, जैसे तुम कह लो डायमंड, ग्रेफाइट, मतलब मेटल्स जनरली वो रेगुलर अरेंजमेंट होता है उनमें, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं जिनके भी क्रिस्टल पाए जाते हैं। और एमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल जैसे प्लास्टिक, टेफलॉन, डेक्रॉन। अब ये टेफलॉन डेक्रॉन क्या होता है, जब हम पॉलीमर चैप्टर पढ़ेंगे लास्ट में उधर पढ़ेंगे, तो अभी के लिए समझ लो जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन सॉरी, तो ये सब होते हैं हमारे क्या? एमॉर्फस सॉलिड्स। ठीक है। अब एक क्वेश्चन तुम्हारी कॉपी में लिखा होगा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, नोट्स में अगर तुम देखोगे तो। और ये क्वेश्चन पूछता भी है कि व्हाट इज क्वार्ट्ज एंड व्हाट इज क्वार्ट्ज ग्लास एंड कैन वी कन्वर्ट क्वार्ट्ज इनटू क्वार्ट्ज ग्लास। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि तो इसमें ये क्वेश्चन है कि क्वार्ट्ज क्या होता है और क्वार्ट्ज ग्लास क्या होता है, और क्या हम क्वार्ट्ज को क्वार्ट्ज ग्लास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो बेटा, जो क्वार्ट्ज होता है वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, जबकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। क्वार्ट्ज क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, जबकि जो क्वार्ट्ज ग्लास है ये एमॉर्फस सॉलिड है। ठीक है। जैसे बेटा जो ग्लास होती है ना, हाँ ये ध्यान रखना, ग्लास मतलब जो कांच होता है, ग्लास, वो एमॉर्फस सॉलिड होता है। अब हमें लगता है कांच नहीं, एमॉर्फस मतलब सॉलिड ही है काफी, लेकिन वो एमॉर्फस सॉलिड होता है। हाँ बेटा, और मैंने कहा भी था कि जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो स्यूडो सॉलिड्स होते हैं, वो एक्चुअल सॉलिड्स नहीं होते। अगर तुम ध्यान दो तो जो बहुत पुराने घर होते हैं, जिन घरों को बहुत टाइम हो गया होता है, ठीक है, तो उन घरों में क्या होता है कि खिड़कियों में अगर जो शीशे लगे रहते हैं ना, तो वो नीचे मोटे हो जाते हैं और ऊपर थिन होते रहते हैं। तो इसका मतलब है कि जो ग्लास है वो फ्लो करता है, उसे हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। हाँ ग्लास को, ठीक है, पूछता है तो सुपर कूल्ड लिक्विड भी होता है ग्लास, तो मतलब वो फ्लो कर सकता है। और जब ग्लास फ्लो कर रहा है वो एक्चुअल सॉलिड नहीं है, वो क्या होता है? एमॉर्फस सॉलिड या स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड। समझ में आया? वो फ्लो कर सकता है लेकिन बहुत स्लोली है, ऐसे नहीं। जब बहुत साल हो जाएंगे तो तब हम देखते हैं कि कांच नीचे मोटा हो जाता है और ऊपर पतला रहता है। समझ में आया? तो जो क्वार्ट्ज ग्लास है वो भी क्या है? एमॉर्फस सॉलिड है, जबकि जो क्वार्ट्ज है बेटा ये क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है। तो अब ये अगला क्वेश्चन ये है कि कैन वी कन्वर्ट क्वार्ट्ज इनटू क्वार्ट्ज ग्लास। ठीक है। तो इसका आंसर है यस, वी कैन कन्वर्ट क्वार्ट्ज इनटू क्वार्ट्ज ग्लास। अब कैसे? तो जो क्वार्ट्ज का क्रिस्टल है, आप जब उसको मेल्ट करोगे बेटा, ठीक है, और मेल्ट करने के बाद जब उसको फिर से सॉलिडिफाई करोगे तो क्वार्ट्ज कन्वर्ट हो जाता है क्वार्ट्ज ग्लास में। और देखो हमने अभी बताया क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जबकि क्वार्ट्ज ग्लास क्या है? एमॉर्फस सॉलिड है। ठीक है। और मैं कह रही हूँ कि क्वार्ट्ज ग्लास में कन्वर्ट हो सकता है मेल्टिंग एंड आफ्टर कूलिंग। ठीक है। जब आप क्वार्ट्ज को मेल्ट करो और देन फिर उसको कूल कर लो तो वो क्वार्ट्ज ग्लास में कन्वर्ट हो सकता है। कहने का मतलब है कि पहले उसका रेगुलर अरेंजमेंट था क्योंकि क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन सॉलिड था, और जब आपने उसको क्या किया? मेल्ट किया, और मेल्ट करने के बाद देन सॉलिडिफाई किया, फिर से वो सॉलिड में बदल गया, तो तब उसका अरेंजमेंट क्या हो गया बच्चों? अरेंजमेंट इरेगुलर हो गया और वो एमॉर्फस सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। और एक और चीज ध्यान रखना कि जो ग्लास होता है वो क्या है? एमॉर्फस सॉलिड है, इसे हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं।
ठीक है, क्योंकि ये फ्लो कर सकता है बेटा। समझ में आ गया इतना? ये फोकस ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, अब आता है डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, फिर ये लिखने को आता है। तो सबसे पहला डिफरेंस आप किसके बेसिस पे लिख सकते हो? अरेंजमेंट के बेसिस पे। ठीक है, ये तो आपको मैंने इसकी डेफिनेशन में ही बता दिया है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनमें कैसा अरेंजमेंट होता है बेटा? रेगुलर अरेंजमेंट, या तुम कह सकते हो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। दिखाया था ना परसों लास्ट वाली वीडियो में। ठीक है, और एमोर्फस सॉलिड जिसमें क्या होगा? इररेगुलर अरेंजमेंट, कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट होगा ही नहीं, डिसऑर्डर्ड होगा सब कुछ, तो उसे हम कहेंगे एमोर्फस सॉलिड। तो आप ये अरेंजमेंट के बेसिस पे पहला डिफरेंस कह सकते हो। सेकंड डिफरेंस आप कहोगे मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे। ठीक है, अब देखो मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे कैसे। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं बेटा, उनका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट कहने का मतलब कि वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मेल्ट होगा। जैसे अगर हम आइस की बात करें ना, आइस क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है। हाँ, ध्यान रखना, हम क्या कहते हैं? आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है बच्चों? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम एक फिक्स्ड वैल्यू कह रहे हैं ना मेल्टिंग पॉइंट की। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। 0 डिग्री पे तो पूरी आइस मेल्ट हो जाती है ना, समझ में आया? जबकि जो एमोर्फस सॉलिड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है, वो एक रेंज में मेल्ट होते हैं, टेम्परेचर रेंज पे। टेम्परेचर रेंज पे मेल्ट होते हैं कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं कह रही हूँ कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि जो एमोर्फस सॉलिड्स होते हैं बेटा उनका मेल्टिंग पॉइंट ऐसे कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होगी। उनका मेल्टिंग, जैसे मैं कह लूँ प्लास्टिक, अगर मैं कहूँ तो मैं मान लेती हूँ, ऐसे कह लेते हैं कि 50 to 60 के बीच में कहीं मेल्ट होगा। तो उसका एक कोई पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो पूरा का पूरा मेल्ट हो जाए, उसकी एक रेंज है। अब ऐसा क्यों है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड शार्प मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं, एक पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट पर मेल्ट होते हैं, जबकि एमोर्फस सॉलिड एक टेम्परेचर रेंज में मेल्ट हो रहे हैं? तो इसका रीजन यही है। देखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, जैसे मैं ग्रेफाइट का मैंने पहले भी बनाया था, कुछ ऐसा है, एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है बेटा। अब अगर आप इसको मेल्ट करना चाहते हो तो आपको क्या करना है? इन बॉन्ड्स को ही तो ब्रेक करना है ना। मेल्टिंग में हम यही तो करते हैं। जैसे आइस है, H2O है, ठीक है। अब जब ये आइस का क्रिस्टल बनाता है तो 11th में अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो आइस डिफरेंट टाइप की हो सकती है, क्यूबिक भी होती है, ऑर्थोरोम्बिक भी होती है। ठीक है, तो उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। हेक्सागोनल रिंग अगर मैं बना दूं इससे, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, फिर ये ऑक्सीजन से कनेक्टेड रहता है, ऐसे इसकी भी एक हेक्सागोनल रिंग होती है। तो जब आइस का स्ट्रक्चर, आइस को आप मेल्ट करोगे तो आपको ये बॉन्ड्स तो ब्रेक करने हैं। एक H2O का दूसरे H2O के साथ जो बॉन्डिंग है वो आपको ब्रेक करनी है, और सारे बॉन्ड बिल्कुल सिमिलर है, और सारे बॉन्ड्स जो हैं और वो एक पर्टिकुलर रेगुलर अरेंजमेंट है। तो जब आप इसको हीट करोगे तो सारे बॉन्ड एक टेम्परेचर पर ही तो टूटेंगे ना, क्योंकि सारे बॉन्ड बिल्कुल सेम है, एक पर्टिकुलर रेगुलर अरेंजमेंट है। तो किसी एक टेम्परेचर पे वो सबके सब एक साथ ब्रेक होंगे, तो हम कहेंगे कि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? शार्प है। जबकि अगर इरेगुलर अरेंजमेंट हो, कुछ भी अरेंजमेंट है, कोई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, कोई वीक है, तो मेल्टिंग एक पर्टिकुलर पॉइंट पर नहीं होगी, एक टेम्परेचर रेंज पे होगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो एमोर्फस सॉलिड्स होते हैं वो एक टेम्परेचर रेंज पर मेल्ट होते हैं, जबकि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है थर्ड, क्लीवेज विथ नाइफ। जब आप क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड में से किसी को भी एक नाइफ से कट करोगे तो आपको जो दो सरफेसेस मिलेंगी वो कैसी होंगी, उसके बेसिस पर। ठीक है, अब जैसे मान लो आपके पास कोई मेटल का टुकड़ा है,
ठीक है, अब ये ऐसे तो नहीं कटता है, कोई हॉट नाइफ लेनी पड़ेगी हमको उसके लिए, और उससे जब मैं इसको काटूंगी मेटल को बेटा, तो उसकी जो दो सरफेसेस मुझे मिलेंगी, मेटल का टुकड़ा ये दो में टूट गया, तो जो ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस, ये बिल्कुल स्मूथ सरफेस होगी। स्मूथ सरफेस का कहने का मतलब बिल्कुल प्लेन। समझ में आ रहा है? जब भी देखो ना आयरन या किसी का भी आप ऐसे कट करते हो किसी शार्प नाइफ से या हॉट नाइफ से, तो आपको दो स्मूथ सरफेसेस मिलती हैं, बिल्कुल स्मूथ, उनमें कोई मतलब ऐसे बम्प्स या कुछ ऐसा नहीं होगा, वो बिल्कुल प्लेन होंगी। जबकि जब आप रबर इरेजर होता है ना आप लोगों के पास घर में, आप करके देखना, या इलास्टिक, तो इरेजर को आप चाहे कितनी ही गरम नाइफ ले लो, कितनी ही शार्प नाइफ ले लो, आप जब इरेजर को कट करते हो ना, तो क्या आपको इरेजर के दोनों साइड जो इधर भी और इधर भी कट करने के बाद, काटने के बाद इधर और इधर की सरफेस, क्या वो स्मूथ मिलती है? कभी नहीं। उसमें कहीं ना कहीं एक रफ सरफेस आपको मिलती है कि इरेजर बिल्कुल सीधा ऐसे कटता नहीं है। आप कितना भी ट्राई कर लो, जैसे ग्लास है, तभी तो ग्लास को आप घर पे नहीं काट सकते ना, जब उसको काटते हैं वो बिल्कुल स्मूथ नहीं कटता, फिर जब हम उसको स्मूथ करते हैं, उसको मशीन से स्मूथ करना पड़ता है ना, जहां ग्लास कटिंग होती है उसको वो घिस घिस के स्मूथ करना पड़ता है। तो जो क्लीवेज विथ नाइफ, तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, जब आप उनको नाइफ से कट करोगे तो उनमें एक शार्प क्लीवेज आपको मिलेगी। ठीक है, मतलब आपको बिल्कुल स्मूथ सरफेसेस मिलेंगी कटने के बाद। जबकि जब आप एमॉर्फस सॉलिड्स को कट करेंगे तो उसमें स्मूथ सरफेसेस आपको नहीं मिलेंगी। इसका रीजन भी रेगुलर और इरेगुलर अरेंजमेंट ही है। समझ में आ रहा है? उसमें बिल्कुल क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक रेगुलर अरेंजमेंट है, तो जब आप कट करोगे तो कटने के बाद दो चीजें बिल्कुल आइडेंटिकल हाफ्स बनेंगे, तो सरफेसेस स्मूथ होंगी, सारे बॉन्ड्स बीच में बिल्कुल सेम वैसे ही होंगे। जबकि एमॉर्फस सॉलिड में ऐसा नहीं होगा। तो ये था क्लीवेज विथ नाइफ। ठीक है, अब आता है अगला पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अच्छा हाँ, फोर्थ पॉइंट ऑफ, चलो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ये बहुत लंबी हो जाएगी वरना।